वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रहा है बरोबर? हेलो। ओके, थैंक यू। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था? तो मीनिंग ऑफ कंपनी, फिर कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, फिर फीचर्स ऑफ द कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ पढ़ा था, दैट इज मीनिंग ऑफ अ कंपनी। मीनिंग के बाद में फीचर्स पढ़ा था। अच्छा, एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्या था? सॉरी, कंपनी का डेफिनेशन क्या था? याद है किसी को? व्हाट इज द डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट? कंपनी का डेफिनेशन। Incorporated under this act or any other previous act, previous law. Very good. Company means a company incorporated under this act or any other previous company law. Very good. Previous company law. परफेक्ट। फिर उसके बाद में प्रोफेसर हेनी का भी डेफिनेशन था, इफ यू रिमेंबर। तो प्रोफेसर हेनी के अंदर था परपेचुअल सक्सेशन इन वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कॉमन सील, ये सब दुनिया भर का था उसके अंदर, जिसके अंदर फीचर्स भी आते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं जिसका जिसका नाम लेते जाएगा ना, एक एक करके फीचर्स बोलते जाएंगे। दूसरे का नाम लेगा, सेम फीचर नहीं बोलने का। अभय शंकर, एक एक फीचर बोलते जाने का। अभय शंकर, टोटल 12 थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंपनी का फीचर्स बोलते जाने का। सेपरेट लीगल स्टेटस। चल एड्रियन, सेकेंड। अक्षिता, अनिकेत, अनिकेत नंबर लगा के बैठा है, मेरा 14 नंबर आएगा। परपेचुअल सक्सेशन। आगे बोलते जाओ रे फटाफट। एक काम करो, ओपन टू ऑल है, चलो अभी सब लोग बोल सकते हैं, फटाफट बोलते रहो। सेपरेट लीगल स्टेटस हो गया, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील है, डबल ने सीधा बोला कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। ओके सर, हमको लिमिटेड लायबिलिटी कॉमन सील एकदम समझ में आया, बाकी का पता नहीं। ओके, आगे जो आंसर देने वाले देखो जरा इधर। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। वेरी गुड अक्षिता। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। वेरी गुड। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी बोल दिया ऊपर। हाँ एड्रेन तो सर मैं सब एक साथ में बोलूंगा। टर्मिनेशन अगर याद होगा तो। फिर टू और टू बी सूट, याद है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है,
चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमारा ये डिस्कस करके हुआ था स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, हाँ, और लास्ट लेक्चर में सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक केस लॉ डिस्कस किया था। केस लॉ का नाम याद है क्या? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केस लॉ डिस्कस किया था सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड। वो डिस्कस करने का बाकी है। दूसरा था एड्रिन, वो मैंने बोला था हाँ ठीक है ये तुम्हारा है, लेकिन इसके अलावा भी अपने को एक केस लॉ हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था। वेरी गुड भाविका। वुड वाला, हाँ वुड वाला, ऐसा वुड वाला बोल के नहीं चलेगा नाम। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी, यस एड्रियन, वेरी गुड। केस लॉ जिसके अंदर अगर तुमको याद होगा तो पहले टिम्बर टिम्बर का ओनर मिस्टर मकोला, उसने क्या किया था? इंश्योरेंस निकाला था। इंश्योरेंस निकालने के बाद में उसने सब टिम्बर किसको बेच दिए? कंपनी को बेच दिए। कंपनी को बेचने के बाद इन कंसिडरेशन मतलब रिटर्न में कंपनी के शेयर्स ले लिए। कंपनी के शेयर्स ले लिए। अभी वो टिम्बर में एक दिन आग लग गई, तो आग लगने के बाद में वो जाता है नॉर्दर्न अश्योरेंस के पास, क्या करने के लिए? पैसा मांगने के लिए। बोलता है भाई पैसा दे, क्लेम। तो नॉर्दर्न अश्योरेंस वाला क्या करता है? क्लेम रिजेक्ट कर देता है। रीजन क्या है? तो रीजन है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अभी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के असेट के ऊपर या कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी शेयर होल्डर का कोई भी ओनरशिप नहीं होगा। दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड अपने को दो केस लॉ और डिस्कस करने के आज आज अपना केस लॉ वाला दिन है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में बताया है तुमको। बाद में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने एक्स्ट्रा सेपरेट लेक्चर होंगे तभी, ठीक है? चलो, सो आज का जो हमारा केस है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वेल, वेल का मतलब क्या? पर्दा। क्लोथ मतलब बीच में किधर पे? पर्दा, कोई चीज के अंदर, ऐसा। तो our today's concept is corporate wealth theory and corporate wealth theory and lifting of corporate wealth। पर्दा है, पर्दा है, और टाइम आने पे पर्दा उठाएंगे भी। टाइम आने पे पर्दा उठाएंगे भी। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसके अंदर क्या है। कॉर्पोरेट वेल है क्या एक्चुअली में? कॉर्पोरेट वेल इज नथिंग बट इट इज द शील्ड, इट इज द प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर। प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर कि कंपनी अगर कोई भी लाइबिलिटी कंपनी इनकर करती है तो उसका इफेक्ट शेयर होल्डर पे जाएगा नहीं। शेयर होल्डर पे जाएगा नहीं, उसका इंपैक्ट शेयर होल्डर पे जाएगा नहीं। दैट इज कॉर्पोरेट वेल। जैसा तुम इमेज में देख सकते हो, कॉर्पोरेशन दैट इज कंपनी और शेयर होल्डर, उसके बीच में कॉर्पोरेट विल, एक पर्दा है। उसके बीच में एक पर्दा है। मतलब अगर कंपनी का कोई भी लाइबिलिटी है उसका इफेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर जाएगा नहीं। शेयर होल्डर इज नॉट बाउंड टू पे। दैट इज अ कॉर्पोरेट वेल। दोनों के बीच में एक शील्ड है, एक शील्ड है। शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन यहां से मिलता है। दैट इज कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, चलो एक एक करके अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या है ये। सबसे पहला कॉर्पोरेट मतलब क्या? The corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from members of the company. Separately from members of the company. Corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the member of the company. The term corporate will refers to the concept of the member of a company are shielded from liability. They are protected from liability. Shield, ये वर्ड सुना होगा मोस्टली तुम लोग ने, वॉर वगैरह में सब सुना होगा। शील्ड, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी, कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन मतलब कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रही है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग। हाँ, बट एज पर आर्टिकल्स शेयर्स का अनपेड वैल्यू उतना तो पे करना पड़ेगा। दैट इज अ लाइबिलिटी, यू नो वेरी वेल। सो कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग ये दोनों में, कॉर्पोरेट वेल बोला मतलब इट इज a legal concept where company is identified separately from the member of the company. Member of the company, यहां से मालूम पड़ता है company and member both are separate from each other. Both are separate from each other. If the company incurs any debts
और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉ। अभी तुम इतने दिन से लॉ पढ़ रहे, मेरे पहले गिरीश सर ने तुमको लॉ पढ़ाने को स्टार्ट किया है। कॉन्ट्रावेंस का मीनिंग तो तुमको मालूम होगा, क्या मीनिंग होता है कॉन्ट्रावेंस का बच्चों? कॉन्ट्रावेंस का मीनिंग तुम लोग को मालूम होगा अच्छे से, मेरे पहले से लॉ पढ़ रहे हो तुम लोग। अगेंस्ट, वेरी गुड। वॉयलेट, ओहो। अपोज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बाकी लोग का आंसर आ रहा है। ब्रेक, डज नॉट फॉलो, ओके वेरी गुड। अनफॉलो, ठीक है, चलेगा, अपने अपने हिसाब से बरोबर है। कॉन्ट्रा मीन्स एनी लॉ। द कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट द मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर दोस एरर। इंप्लाइज का मीनिंग क्या है पता है? इंप्लाइज, इंप्लाइज मीनिंग पता है क्या इंप्लाइज का? बाइंड, ओके। अगर सिंपल मीनिंग बोलूं ना, एकदम एकदम वेरी सिंपल अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज डायरेक्ट भी बराबर है। सिंपल मीनिंग इट इज अज्यूम्ड दैट, ओके। सजेस्ट भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल एक बोलूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी अभी तुम लोग इसको कौन से वे में लेते तुम्हारे ऊपर है। हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं बट तुम आंसर नहीं देते, सब प्रोफेसर का कंप्लेन है, सब प्रोफेसर का कंप्लेन है। व्हाट इट इंप्लाइज? तो इट, ये इंप्लाई हम क्या अज्यूम करेंगे? तो हम ये तुम्हारे एक्शन से क्या अज्यूम करेंगे? इट इंप्लाइज दैट कि तुम आंसर देना नहीं चाहते, तुम आंसर देना नहीं चाहते, और एल्स तुमको कुछ नहीं आता है, लेजी है। वेरी गुड, परफेक्ट, एड्रियन बराबर। इफ यू रिमेंबर क्लास में सो जाता था, बराबर है। तुम लेजी है, आंसर देना नहीं चाहते। आता है तुमको, मैं मना नहीं करता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आता, बट इट इंप्लाइज दैट कि तुम आंसर देना नहीं चाहते, दैट इज अज्यूम, ये मेरा अजम्पशन है। तो सेम ओवर हियर, इंप्लाइज का सिंपल मीनिंग बोला तो इट अज्यूम दैट द मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोस एरर्स। In simple words, company is liable for its act. Its member are not liable for company's act. In simple words, company is liable for its act and its member are not liable for company's act. Now famous case law आ गया। केस लॉ को बहुत ध्यान देना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जो थियोरी है इसके ऊपर ही बेस्ड है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही बेस्ड है। और आप जहां जहां जाओगे, आप इंटर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे, जहां पे कंपनी लॉ आएगा इसके नाम के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। इवन ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में भी इसका नाम आएगा, कंपनी ऑडिट। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, दो पार्टी, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। चलो, सोलोमन कौन था? वो कौन था? तो ही इज अ पर्सन, लेदर मर्चेंट, एंड ही वाज द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप तो तुमको पता ही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पर्सन जो अकेले काम करता है। उसने सोचा चलो एक कंपनी बनाते, क्या बनाते? एक कंपनी बनाते। तो ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी बनाने का सोचा। ठीक है, चलो अब ये कंपनी बनाने को सोचा सोलोमन लिमिटेड ने, तो उसने सोलोमन ने, तो उसने कंपनी बनाई सोलोमन लिमिटेड। कौन सी कंपनी बनाई? सोलोमन लिमिटेड। सोलोमन लिमिटेड के अंदर जो शेयर्स थे उसने 6 शेयर्स अपनी वाइफ के एंड 5 बच्चों के नाम, एक वाइफ 5 बच्चे, टोटल 6 शेयर्स वाइफ के नाम एंड बच्चों के नाम परचेस किए। एंड उसके बाद में टोटल 20,000 शेयर्स अपने नाम पे परचेस किए। ध्यान दो बच्चों, 20,000 शेयर्स अपने नाम पे परचेस किए। सोलोमन लिमिटेड उसने बनाया, देखो कंपनी है, कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी शेयर सेल करते हैं। तो उसमें उसने 6 शेयर्स, अब 6 शेयर्स जिसके अंदर एक शेयर अपनी वाइफ के नाम पे एंड 5 शेयर्स अपने 5 बच्चों के नाम पे परचेस किए। एंड 20,000 शेयर्स खुद परचेस किए, 20,000 शेयर्स कुछ परचेस किए। ऑल्सो उसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया। किसमें किया? एंड ऑल द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड डिबेंचर है,
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, अगर इंटर में जाएंगे तो डिबेंचर का आपको आएगा, चैप्टर आएगा, शेयर कैपिटल डिबेंचर ये सब आएगा। जब सिक्योर डिबेंचर होता है तो ऑलवेज चार्ज ऑन असेट होता है। सर व्हाट डू मीन बाय चार्ज ऑन असेट? तो चार्ज ऑन असेट बोला मतलब जो कंपनी का असेट है, वो असेट के ऊपर सोलोमन या जो डिबेंचर होल्डर है उसका राइट हो जाता है। एसपी वाले थोड़ा शांत रहो। हाँ हाँ आई नो लेंस अनिकेत, आपको आता है, पता है मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको याद है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, वेरी गुड परफेक्ट। लेकिन हमारे थोड़े मैथ्स वाले को समझाने दो। सो डिबेंचर के ऊपर ना चार्ज ऑन असेट होता है। चार्ज ऑन असेट बोला मतलब क्या? तो एक का ना बोलते हैं ना ओनरशिप जैसा दे देंगे डिबेंचर होल्डर को कि इफ कंपनी, अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा वापस नहीं कर सकता, डिबेंचर का पैसा वापस नहीं कर सकता, तो डिबेंचर होल्डर को राइट है, वो क्या करेगा, कंपनी का जो पर्टिकुलर असेट है वो असेट को बेचेगा एंड अपना पैसा क्या करेगा, रिकवर करेगा। चार्ज ऑन असेट का मीनिंग समझ में आ गया? ए क्या करे, उठो रे उठो। चार्ज ऑन असेट मतलब इन शॉर्ट एक ओनरशिप जैसा क्रिएट हो जाता है कंपनी के असेट पे कि इफ कंपनी फेल टू पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, द डिबेंचर होल्डर हैज अ राइट टू सेल द assets of the company and can recover। अभी जो चार्ज ऑन असेट होता है डायरेक्टली नहीं होता, इसमें डिबेंचर ट्रस्टी भी आता है। अभी डिबेंचर ट्रस्टी में कॉन्सेप्ट अभी तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन खाली तुमको बोलता हूँ। तो चार्ज ऑन असेट, अभी ये कंपनी में ट्रेड क्रेडिटर भी थे। ट्रेड क्रेडिटर अप्लाई किया था जिनसे सॉरी क्रेडिट परचेस किए थे, पैसा उठाया था या क्रेडिट पे परचेस किया, उन लोग भी थे। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके वेट 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 वेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वॉइस इज क्लियर? अभी क्लियर है क्या? ओके थैंक यू। हाँ तो चलो ठीक है, एक बार वापस से थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे देख लेते क्या है ये। ओके, तो चार्ज ऑन असेट पे थे हम लोग। तो चार्ज ऑन असेट बोलना मतलब वहां पे ना जो इनकेस कंपनी के लिक्विडेट करने का, लिक्विडेट बोला मतलब वाइंडिंग अप, बंद करने का, कंपनी को लिक्विडेट करने का मतलब वाइंडिंग अप मतलब बंद करने का। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या आवाज? ओके थैंक यू। हेलो
हाँ ऐसे सेंडेड पता है, कर रहा हूं मैं। आया देख अभी, आ गया अभी। ओके। हाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इधर पे, तो नाटक चलो है थोड़ा सा। ये सोलोमन ने बहुत परेशान की है, पनौती है एक नंबर का। ठीक है चलो। तो अभी ट्रेड क्रेडिटर, तो ट्रेड क्रेडिटर मतलब यही अपने सप्लायर्स है, उनके पैसे है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एकदम डाउन हो गया, कंपनी बंद करने का सोचा। सोलोमन ने बोला यस अभी कंपनी बंद करते हैं। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो इधर आगे, तो कंपनी लिक्विडेशन में गई, तो ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है? लिक्विडेटर स्टेटमेंट। पहले क्या होता है कि कैश और बैंक बैलेंस देखते हैं कितना पैसा है। कितना पैसा देखने का ना, असेट रियलाइज। असेट रियलाइज मतलब सोल्ड। आपने पार्टनरशिप फर्म में लिक्विड ये पढ़ा है ना, डिसोल्यूशन पढ़ा है ना? डिसोल्यूशन पढ़ा है कि नहीं? डिसोल्यूशन के अंदर देखो, असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद में क्या करते हैं, बेचते हैं, बेचने के बाद में लाइबिलिटी पे करते हैं, लाइक दैट। असेट सोल्ड किया, असेट सोल्ड करने के बाद में ये लीगल एक्सपेंस पे किए। अब जितना पैसा बचा ना, ध्यान दो बच्चों, जितना पैसा बचा ना, वो सिक्योर्ड डिबेंचर को जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाता है जो डिबेंचर होल्डर है। यस लैंस, वेरी गुड। देखो इसके लिए मैंने ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लाया कि जो डिबेंचर होल्डर है उसको पहला पे करेंगे, एंड बाकी के क्रेडिटर्स को बाद में, बाकी के क्रेडिटर्स को बाद में। अभी जो अपने पास ट्रेड क्रेडिटर्स थे ना, वो कहीं जाके यहां पे आते थे। ट्रेड क्रेडिटर्स ये रहे, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। मतलब पहले डिबेंचर को मिलेगा, बाद में ट्रेड क्रेडिटर्स को। अच्छा मुझे बता, अगर डिबेंचर होल्डर को पैसा देने के टाइम पे पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो ट्रेड क्रेडिटर को पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ओके ठीक है चलो। अभी इसी बात पे क्या हो गया पता है क्या? केस ठोक दिया कंपनी के नाम पे। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आर्ग्यूमेंट क्या था? ध्यान दो बच्चों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आर्ग्यूमेंट क्या था? Solomon could not be treated as a secured creditor of the company. Could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debenture held by him, as he was the managing director of one man company. He was the managing director of one man company, which was not different from Solomon, and clock of the company was mere same. एक मिनट, इधर क्या प्रॉब्लम हो गया? इधर है मियर सेम और एक आगे वर्डिंग है फ्रॉड। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि सोलोमन को हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर कंसीडर नहीं कर सकते। रीजन क्या है? ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, उसने कंपनी फॉर्म किया है। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, वो कंपनी से डिफरेंट नहीं है। मतलब कंपनी सिर्फ फ्रॉड के लिए बनाई थी। ये सेम है ना, SHAM, इसका मीनिंग है फेक। मतलब कंपनी इज ओनली फेक एंड फ्रॉड है। ये किसका आर्ग्यूमेंट था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। भाई उनको तकलीफ हुआ है, पैसा मिला नहीं है, तो बड़बड़ करेंगे। वो तो सीधा बोलेंगे अरे भाई तेरा ही कंपनी था, तू ही पहले पैसा ले रहा है, हमको तो मिल ही नहीं रहा है कुछ भी। तो उन लोग को तकलीफ हुआ, बड़बड़ करने लगा उन लोग। क्या बोला उन लोग ने? दैट सोलोमन
could not be treated as secured creditor because he was the managing director as well as he was the founder. In fact, उसने कंपनी फॉर्म की है. Therefore, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों पर्सन अलग अलग नहीं, दोनों एक ही पर्सन है. ये दोनों एक ही पर्सन है. मतलब कंपनी को बनाने का रीजन ये है कि फ्रॉड का एंड फेक का रीजन है, पैसा लेने का दूसरे के पास से. तो उसके बाद में फिर लैंडमार्क डिसीजन आया. लैंडमार्क बोला मतलब इसके ऊपर ही पूरा थियरी बेस्ड है. तो वहां पे जज ने डिसीजन दिया, द मेंबर वेयर नॉट लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज ऑब्लिगेशन. अच्छा मुझे बताओ, ट्रेड क्रेडिटर को पे किसको करने का था? कंपनी को पे करने का था या सोलोमन को? कंपनी विल पे और सोलोमन? कंपनी विल पे. अब कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो सोलोमन पे करेगा क्या? तो आंसर इज नो. सर व्हाई ही विल पे? बिकॉज ही वाज द शेयर होल्डर. वो तो शेयर होल्डर था, वो तो डायरेक्टर था. मतलब कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन, वो लायबिलिटी कंपनी के मेंबर्स नहीं पे करेंगे. दैट इज द कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी. क्या ये कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी? मतलब यहां पे कंपनी का ऑब्लिगेशन था, सोलोमन की तो कोई गलती नहीं. सोलोमन तो सिक्योर्ड क्रेडिटर था, उसको तो भाई पहला पैसा देने का है अपने को, रूल के हिसाब से पहला पैसा उसको जाता है, तो उसको पैसा दे दिया. अब बचा नहीं तो हम क्या करें? दैट वाज द लैंडमार्क डिसीजन. दैट वाज द लैंडमार्क डिसीजन. और इसमें कोर्ट ने क्या बोला देखो, द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम. सर ये क्या है सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम? तो जब तुम लोग को सीएस वाले, आप लोग को ये पॉइंट नहीं है मेमोरेंडम, सीए वालों आपको मेमोरेंडम का पॉइंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम बोला मतलब इट इज लाइक अ बाइबल. इसमें जो बोला फाइनल. और ये बनाने के टाइम पे ना, बनाने के टाइम पे कुछ मेंबर्स को साइन करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स. जो मेंबर साइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर. जो मेमोरेंडम साइन करता है ना उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर. And though it may be the after incorporation, the business is precisely the same as it was before, and the same person are manager, and the same person hence receive the profit. The company is not in law the agent of the subscriber or trustee for them. अभी एक लॉ का लैंग्वेज है, क्या लिखा है बताता हूं. देखो, सब्सक्राइबर ने साइन किया, बराबर है, सब्सक्राइबर ने साइन किया तभी जाके कंपनी बनी. जब तक सब्सक्राइबर साइन नहीं करेगा कंपनी बनेगी नहीं. मतलब कंपनी फॉर्म होने के पहले सब्सक्राइबर कौन था? सब्सक्राइबर आउटसाइडर था. एम आई राइट? सब्सक्राइबर ओनर था क्या साइन करने के पहले? नहीं था, बराबर है. सब्सक्राइबर ओनर नहीं था. इवन दो साइन करने के बाद ही इज नॉट अ ओनर. इवन दो साइन करने के बाद में ही इज नॉट अ ओनर. हाँ, वो सेम पर्सन बिजनेस चला रहा है, मैनेजर है, सेम पर्सन प्रॉफिट भी हाथ में कमा रहा है, मतलब डिविडेंड, प्रॉफिट में पार्ट ले रहा है मतलब डिविडेंड ले रहा है. बट दे आर नॉट एजेंट और ट्रस्टी. और कंपनी उनका एजेंट एंड ट्रस्टी नहीं है. एजेंट बोला मतलब कंपनी जैसा वो बोलेंगे वैसा काम नहीं करेगी. दे आर नॉट एजेंट. मतलब सब्सक्राइबर साइन करने के पहले भी डिफरेंट है और साइन करने के बाद में भी डिफरेंट है. सेम पर्सन, बदले नहीं कुछ भी, लेकिन उनका रोल कोई भी चेंज होगा नहीं, उनका रोल भी वही रहेगा. दे आर द आउटसाइडर्स. दोनों इक्वल नहीं है, कंपनी एंड सब्सक्राइबर. सो नॉर आर द सब्सक्राइबर एज अ मेंबर लाइबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट. सर ये लाइन का मतलब क्या है? तो ये लाइन का सिंपल मीनिंग है, कंपनी के ऑब्लिगेशन या कंपनी का लाइबिलिटी का जिम्मेदार, कंपनी के लाइबिलिटी का जिम्मेदार मेंबर सब्सक्राइबर नहीं है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट. अब तुमको पता है शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. कब तक होती है? अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. कब तक होती है? अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. हाँ, अभी कंपनी बंद हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बंद हो रही है और शेयर होल्डर को 5 रुपए पे करने का बाकी है, तो 5 रुपए उसका लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर हैज टू पे. ये शेयर होल्डर को 5 रुपए पे करना पड़ेगा, ये उसकी लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की. लेकिन अगर शेयर होल्डर ने पूरा पैसा भर दिया है और कंपनी को कुछ लाइबिलिटी है, तो शेयर होल्डर 1 रुपया पे नहीं करेगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तो तुमको इधर ही अटका के रखूंगा और जब तक आज खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? थियरी ऑफ सॉरी कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी, दोनों के बीच में एक शील्ड है, एक पर्दा है। आगे पॉइंट है 10, दिस केस क्लियरली एस्टेब्लिश दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस as a result a shareholder cannot be held liable for the act. Shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he holds the virtually the entire share capital, even though he holds the virtually the entire share capital. And the whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity. देखो मैंने तुमको बोला था ना कि ये सोलोमन का केस है। किसका केस है? ये सोलोमन का केस है। किसका केस है? सोलोमन का केस, जिसके ऊपर कॉर्पोरेट थियरी ये पूरा बेस्ड है। बाजू में मैडम है ना, उनको बोला। ओके ये पूरा केस इसके ऊपर, और ये जो पूरी थियरी है यही केस के ऊपर बेस्ड है, सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो बच्चों कोई डाउट है इसके अंदर तुमको? ओके इधर अभय ने कुछ पूछा वर्चुअली, वर्चुअली बोला मतलब इन रियलिटी। वर्चुअली का अगर सिंपल मीनिंग बोला तो इन रियलिटी। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ना सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक और केस लॉ है। सेपरेट लीगल एंटिटी से बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है। अभी आपके मॉडल में दिया है कि नहीं पता नहीं, सीएस के मॉडल में शायद दिया है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1960 का केस है, न्यूजीलैंड का केस है, न्यूजीलैंड का केस। अपना इसके सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट का जो केस है ना, ये इसका सोलोमन वर्सेस सोलोमन, उसके बाद में जो दूसरा केस रिफर करते हैं वो ये है, मोस्टली ये केस रिफर करते हैं। देखो अभी ये केस क्या है, तो ये केस में जॉफ्रे ली, मिस्टर ली क्या करते हैं, ही फॉर्म्ड वन कंपनी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली एयर फार्मिंग लिमिटेड बोला मतलब ये फर्टिलाइजर कंपनी होती है, जिसके अंदर इन लोग क्या करते हैं, तो थ्रू एयर इन लोग क्या करते हैं, ये अपना जो फार्म वगैरह होता है एग्रीकल्चर के उधर पे फार्म्स में, वो पेस्टिसाइड है ना स्प्रे करने का काम करते हैं इन लोग। ओके तो ली एयर फार्मिंग लिमिटेड इसको स्टैब्लिश करता है कौन? जॉफ्रे ली। फॉर्म वन कंपनी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अभी ये कंपनी में क्या सीन होता है जरा देखो, उसने टोटल 3000 शेयर्स में से 2999 एक्सेप्ट वन शेयर, वो क्या करता है, वो शेयर सब अपने नाम पे लेता है, सब शेयर अपने नाम पे लेता है, एक शेयर को छोड़ के। अब एक शेयर किसको जाता है पता नहीं, बट एक शेयर छोड़ के सब शेयर उसके पास होते हैं। फिर उसके बाद में ही इज द सोल डायरेक्टर। सोल डायरेक्टर बोला मतलब ओनली वन डायरेक्टर, ओनली वन पर्सन, एक ही पर्सन है वो, एक ही डायरेक्टर है कंपनी में। एंड अलोंग विद दैट ही इज द चीफ पायलट, एंड जो कंपनी है वो कंपनी इसको क्या देती है, सैलरी देती है। क्या देती है? सैलरी देती है। तो केस वापिस से समझ जाओ, जॉफ्रे ली फॉर्म्ड वन कंपनी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, एंड ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में वो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के बाद में सोल डायरेक्टर है, एंड सोल डायरेक्टर के साथ में चीफ पायलट भी है, उसको चीफ पायलट अपॉइंट किया, एंड उसको कंपनी क्या देती है, सैलरी देती है। क्या देती है? सैलरी देती है। दैट इज द केस। अभी एक दिन क्या हो गया कि प्लेन क्रैश में मिस्टर ली का डेथ हो जाता है, प्लेन क्रैश में मिस्टर ली का डेथ हो जाता है।
तो ली की जो वाइफ है, ली की जो वाइफ है, वो ली की वाइफ जाती है कंपनी के पास, ही आस्क फॉर कंपेंसेशन। न्यूजीलैंड के अंदर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1922 के अंडर में वो केस ये करती है, क्लेम करती है कंपेंसेशन कि भाई मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है, सो मेरे को कंपेंसेशन दो। रीजन क्या है, यू नो वेरी वेल कि एम्प्लॉयज का इन लोग क्या निकाल के रखते हैं, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। अभी इंश्योरेंस कौन पे करेगा, तो इंश्योरेंस पे करने का काम किसका है, तो इंश्योरेंस पे करने का काम इंश्योरेंस कंपनी का है। तो ली एयर फार्मिंग लिमिटेड क्या करता है, वो केस इंश्योरेंस कंपनी को सौंप देता है, ले भाई ऐसा ऐसा फैक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करता, ही रिफ्यूज टू पे। रीजन क्या है, उसका बोलने का मतलब ये है कि मिस्टर ली वॉज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही फॉर्म द कंपनी, एज ही फॉर्म द कंपनी देयर वेर नो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन, there was no master and servant relation। वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी उसने बनाया, कंपनी का डायरेक्टर वो है, शेयर होल्डर वो है, कंपनी का चीफ पायलट वो है। सो दोनों अलग किधर हुए, दोनों एक ही है ना, तो कंपेंसेशन क्यों चाहिए, वो एम्प्लॉय थोड़ी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने को। अब ये केस कोर्ट में गया। अब कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने सीधा अपने कुछ पॉइंट्स रखे, जिसमें पहला पॉइंट ये था, इट वाज नेवर सजेस्टेड दैट द कंपनी वाज शेम बोला मतलब फेक, और कंपनी का इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था, फेक और फ्रॉड का इंटेंशन कभी भी नहीं था कंपनी का। और उन्होंने पाया कि ये जो प्रिवी काउंसिल है, दैट इज द कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड, उन्होंने बोला कि मिसेस ली का जो पॉइंट है, इट इज वैलिड and Mr. Lee can have a contract with the company he owned as a company is a separate legal entity, even though वो कंपनी का शेयर होल्डर था, कंपनी का डायरेक्टर था, बट कंपनी और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी यू नो वेरी वेल कंपनी के अंदर, कंपनी के फीचर्स में पड़ा होगा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने शेयर होल्डर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इवन शेयर होल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता ही उसका। तो कंपनी एंड मिस्टर ली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो टाइम पे ली एक पर्सन एंड कंपनी सेकेंड पर्सन, विच शोज द सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों ये केस लॉ क्लियर हुआ, मेरे बच्चों केस लॉ क्लियर हुआ। देखो आई नो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है लॉ, आई होप तुम लोग को समझता रहेगा। नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम है तुरंत बोलो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया हमको, मेरा थोड़ा लॉ पढ़ाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ओके चलो आगे। फिर अभी हम लोग जाते हैं लिफ्टिंग और पियर्स्ड ऑफ कॉर्पोरेट विल। पर्दा को उठाना पड़ेगा, पर्दे को उठाना पड़ेगा। अभी रीजन क्या है, तो अभी आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि जो सोलोमन है और मिस्टर ली है, ये दोनों को बेनिफिट क्यों हुआ, ये दोनों को बेनिफिट इसके लिए हुआ, कंपनी एंड मेंबर के बीच में एक पर्दा है, कंपनी एंड मेंबर के बीच में एक पर्दा है, इसके लिए दोनों को बेनिफिट हुआ। सो इन लोग क्या कर सकते हैं, इन लोग ने ठीक है इनका तो लीगल वे था, बट कुछ लोग है ना, ये जो कॉर्पोरेट वेल है इसका मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं, इसका मिसयूज। तो जब जब ये लोग इसका मिसयूज करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट क्या करता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब जब इन लोग झोल झपाटा कुछ करते हैं तब तक कोर्ट हमेशा क्या करेगी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेगी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनाएगा ना गाना, किधर सुनाएगा ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, तो किधर सुना है क्या, हाँ बराबर। पर्दे की आड़ में झोल झपाटा चालू है, पर्दा उठ गया तो झोल बाहर आ जाएगा।
पर्दे की आड़ में सब काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलो अभी पर्दे की आड़ में क्या क्या काम किया और कब कब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हुआ वो हम लोग देखते हैं। क्या नहीं अबे शंकर, नहीं का मतलब? अच्छा नहीं सुना ऐसा, ठीक है ठीक है, बड़ा देव मानुस लगता है रे तू। चलो लिफ्टिंग ऑफ विल, अभी उसका मीनिंग क्या है लिफ्टिंग ऑफ विल? तो लिफ्टिंग ऑफ विल का मीनिंग है पहला, इट मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन दैट इज disregarding the corporate entity and paying regard instead to the reality behind the legal facade. What do you mean by facade? Facade का meaning क्या है? That is show off, showing something fake, showing something fake, दिखने में कुछ और है बट एक्चुअली वर्किंग कुछ दूसरा है, दैट इज फसेट। फसेट का मीनिंग शोइंग अप हो सकता है। मींस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर क्या पॉइंट है? इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा बच्चों? शेयर होल्डर दैट इज मेंबर, मेंबर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट और बोथ आर सेम, बोथ आर सेपरेट और बोथ आर सेम, बोथ आर सेपरेट, वेरी गुड। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर जो कोर्ट है, कोर्ट दोनों को एक ही नजर से देखती है, दोनों को एक ही नजर से देखती है। इन दिस केस कोर्ट डज नॉट कंसीडर कंपनी एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी मेंबर को और सॉरी कोर्ट मेंबर को एंड कंपनी को एक ही समझता है, एक ही समझता है। दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। क्यों? तो पर्दा उठाते क्यों? पर्दे के पीछे क्या राज है वो ढूंढने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द लीगल फैसेड? लीगल फैसेड बोला मतलब दिखने में कुछ और है, जसं दिसतं तसं नसतं, जसं दिसतं तसं नसतं। व्हाट इज बिहाइंड दैट? चेहरे के पीछे क्या है, तो वैसे पर्दे के पीछे क्या है, क्या काम चालू है? दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ विल, where the courts ignore the company and concern themselves directly with the member. देखो जो पॉइंट मैंने बोला वही है, मेंबर्स और मैनेजर। The corporate will may be said to have been lifted. जब कोर्ट मेंबर या मैनेजर को एंड कंपनी को दोनों को एक ही समझता है, दोनों को एक ही समझता है, then it is said that lifting of corporate will or corporate will is lifted. कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड। अभी दोनों आमने सामने आ गए, दोनों साथ में है अभी, कंपनी एंड शेयर होल्डर और मेंबर। ओनली इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, दैट टू व्हेन क्वेश्चंस ऑफ द कंट्रोल आर इन्वॉल्व रेदर देन मियरली अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। सर आपने भी क्या पॉइंट बोला समझा नहीं? चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। मतलब पॉइंट ऐसा है, कंट्रोलिंग पावर, बिजनेस की एक्टिविटीज पूरा कंट्रोल मैनेजर करते हैं। क्यों? तो सिंपल सा रीजन है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है। कंपनी का काम अलग, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है। देखो शेयर होल्डर आर द ओनर, दे आर ओनर, दे आर ओनर। अभी ओनर है उसका कोई तकलीफ नहीं है, ओनरशिप का राइट से उसका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां पे अननेसेसरी कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट हो जाता है एक्टिविटी, देन इन सच केस कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। सॉरी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक्टिवेट हो जाता है जब अननेसेसरी बिजनेस एक्टिविटीज कंट्रोल करने को जाते हैं मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स। सर इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी देखते हैं। कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड, कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड। एक मिनट रुको बेटा, जरा मेरे को किसी का फोन आ रहा है, जरा अटेंड करने दो। हेलो खुशी, पता है मेरे को, लेकिन बेटा मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मतलब मैं लेक्चर में हूं ना। हाँ तो एक काम करो, आप क्लासेस के नंबर पे फोन करो। एक मिनट रुको, बात कर लो जरा। क्या? हेलो, चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। कॉर्पोरेट विल बी कैन बी लिफ्टेड इन सम सर्कमस्टेंसेस। अभी क्या क्या अपने पास उधर पे सर्कमस्टेंसेस है, जरा देखो। पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी। अच्छा तुम लोग ने ये कहीं वर्ड सुना है, एलियन एनिमी, ऐसा कहीं पे सुना है क्या तुम लोग ने?
राइट नाउ मैं तुम लोग को देख नहीं सकता हूं, तुम क्या आंसर दे रहे, बट आंसर दे के रखो। ट्रेडिंग विथ एनिमी, एलियन एनिमी, ऐसा कुछ तो भी वर्ड मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में सुनने को आया था। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग को साइड में रख के देखता हूँ तुम लोग क्या आंसर देते हो। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ओके लैंस, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, अच्छी बात है। कौन सा बोला, कौन सा बोला? ओके, तुम लोग जिन लोग ने भी वॉर बोला ना, उधर ही खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं उसका भी क्या करने का। तो ट्रेडिंग विथ एनिमी सेकेंड है, where corporate entity is used to evade or circumvent tax। सर ये दोनों का मीनिंग क्या है, एवेड और circumvent tax? मतलब इसका मतलब ये है कि दे आर फाइंडिंग द न्यू वे टू अवॉइड द टैक्स। टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए कुछ नया वे ढूंढते हैं उन लोग। where corporate entity is used to evade or circumvent tax। टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे करने का है, इसके लिए टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे करने का है, इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, न्यू वे खोजते हैं कि नया नया वे देखते हैं कि अरे अभी पे नहीं करने का अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद का केस है, वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरी टू एक्ट एज देयर एजेंट, टू एक्ट देयर एजेंट। सब्सिडरी कंपनी सुना है क्या किधर पे? सब्सिडरी कंपनी सुने, नहीं सुना रहेगा तो आगे देखते हैं। ये तीसरा केस। चौथा केस है, टू अवॉइड